नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का ये दूसरा वीडियो है। तो पहले अपन पढ़ चुके हैं कौन सी कंपनियां भारत में कब आई थी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। पुर्तगाली, बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो आपको पता है कि पुर्तगालियों ने क्या किया था, भारत की जलीय मार्ग की खोज की थी। क्या की थी? जलीय मार्ग की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी। मैंने उस वीडियो में बताया था कि भारत कोई खोया हुआ नहीं था कि जिसकी खोज की जाए। खोज उसकी की जाती है जो खो गया हो, और भारत का भी खोया नहीं था। ठीक है ना, भारत का इतिहास बहुत काफी लंबा पुराना है। तो भारत में जो सबसे पहले जो मतलब जो विदेशी आए थे, यानी कि जलीय मार्ग के द्वारा जो जल के रास्ते से भारत में आए थे, वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में भी सबसे पहला कौन था? तो वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था। कब आया था? 1498 में भारत में आया था। तथा ये किस रास्ते से आया था, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अब ये नहीं पूछ जाता कि कब आया था। 1498 में आया था, अधिकतर ये तो अब सब जानने लगे हैं, जानते भी हैं। तो इसका ये पूछ जाता है कि जो वास्को डी गामा था वो किस रास्ते से भारत आया था, जलीय मार्ग के रास्ते से। तो वो आता था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये कहाँ आया था? भारत में आया था। और भारत में कहाँ आया था? तो कालीकट पे आया था। कहाँ पे आया था? कालीकट पे। ठीक है, जब ये भारत आया था तब इसके साथ में एक आदमी और था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या था? अब्दुल मजीद या मनीद। ठीक है, कहीं मनीद भी नाम मिलता है। तो जब ये भारत आया था तो इसके साथ में एक व्यक्ति और था, जो कौन था? अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीद। ठीक है ना, ये दोनों नाम मिल सकते हैं आपको। तो अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीद नाम का एक व्यक्ति था, जो कि क्या था? एक पथ प्रदर्शक था। क्या था? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। तो इसके साथ में कौन आया था? तो अब्दुल मजीद या मनीद इसके साथ में आया था। जब ये कालीकट पहुंचा तो वहां का जो राजा था, उस समय वहां का राजा कौन था? जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। ठीक है, जमोरिन था। जमोरिन वास्तव में एक पैतृक उपाधि है। क्या है? जमोरिन वास्तव में एक पैतृक उपाधि है और इसी के नाम से इसको जाना जाता था। तो जमोरिन कहाँ का राजा था तब जिस समय ये भारत में आया था, यानी अर्थात केरल या कालीकट के राजा था। ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह उसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। किसके? जमोरिन के। तो जब ये जमोरिन यानी कालीकट पहुंचा तो जमोरिन ने इसका खूब धूमधाम से स्वागत किया अच्छे से। तो जब ये भारत पहुंचा तो उस समय वहां पे मिस्र, अरब, ठीक है ना, तुर्की, यहाँ के जो व्यापारी थे वो भी थे उस समय, क्योंकि वो भी व्यापार करते थे भारत के साथ में। तो आप जानते हैं जब दूसरा व्यापारी आएगा तो एक व्यापारी मैं हूँ, आप वहाँ आ रहे हैं तो मैं आपसे चलूंगा जरूर। तो स्वाभाविक है, वास्को डी गामा से भी उनको जलन हुई। तो इसके बाद जमोरिन ने क्या किया? इसका खूब स्वागत किया। और ये क्या ले गया भारत से? काली मिर्च वगैरह, मसाले। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या ले गया? भारत से ले गया। तो जब ये भारत से लेके गया पुर्तगाल में, और पुर्तगाल में जब इसने जाके बेचा, यानी कि उन चीज़ों को बेच दी वहाँ पे ले जाके, और जब इसने बेचा तो इसे कितना गुना फायदा हुआ? यानी कि इसने जब अपना यात्रा का खर्च काट लिया, यानी कि यात्रा का खर्च काटने के बाद में इसको जो फायदा हुआ था वो कितना हुआ था? तो 60 गुना। कितना? 60 गुना इसको क्या हुआ? फायदा हुआ। तो इसने क्या किया? तो इसको देख के एक व्यक्ति और आया। ठीक है ना, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि इसकी बीवी को इसने 60 गुना जैसी फायदा हुआ तो नई नई साड़ियाँ लेके ला दी। और ये इसका पड़ोसी था कौन? पेड्रो अल्वारेज। तो इनकी बीवी ने बोला कि देखो वो साड़ियाँ पहन रही हैं और तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाते, तुम भी जाओ भारत की यात्रा करो। तो इसके बाद ये आया फायदा लेने। ठीक है ना, साड़ियाँ लेने के चक्कर में आया था ये। तो भारत में पुर्तगालियों का दूसरा जो दल आया वो कौन सा आया था? तो पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में आया था। कौन के नेतृत्व में आया था? ये दोनों पड़ोसी थे, वास्को डी गामा और पेड्रो अल्वारेज। ठीक है ना, साड़ियों के चक्कर में भारत आए थे। तो पेड्रो अल्वारेज क्या था? भारत में दूसरा दल लेके क्या आया? भारत आया, और इसने भारत में वही काम किया।
काली मिर्च वगैरह सारे के सारे जो मसाले वगैरह थे वो भी लेके गया बेच के, और साड़ियाँ दिला दी, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोबारा पुनः कौन आया? वास्को डी गामा आया। पुनः वास्को डी गामा कब आया? तो दोबारा जो आया था वो आया था 1502 में। कब आया? 1502 में आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर आया, फिर 60 गुना फायदा लेके चला गया, यानी कि फिर से मिर्ची मसाले वगैरह लेके चला गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना, अधिकतर जो ठंडी पड़ती है वहाँ पे अधिकतर चीज़ जम जाती है, मतलब अच्छी नहीं लगती स्वाद में, और खाने की किल्लत भी आने लगती है, तो यानी कि यूरोपीय देशों में। तो जब वहाँ पे जो ठंडी पड़ती है तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, यानी बर्फ ही बर्फ बिछ जाता है पूरी तरीके से। तो जो मांस वगैरह खाते रहते हैं ना, तो उनमें जब वो काली मिर्च डाल के खाते हैं या मिर्ची डाल के खाते हैं ना, तो वो उन्हें अच्छे लगते थे, ठीक है ना। तो इसके चलते वहाँ पर इनकी मांगे ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद आते हैं कि पुर्तगालियों के आने के कारण क्या थे, ठीक है ना। पुर्तगालियों के भारत में आने के कारण क्या थे? तो पुर्तगालियों के आने के 2 कारण थे। कितने? 2। पहला आर्थिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण, ठीक है ना। धार्मिक कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका पता चल जाएगा आपको। आर्थिक कारण तो हर कंपनी का रहा ही है, चाहे फ्रांसीसी ले लो, चाहे ब्रिटिश ले लो, चाहे डच ले लो, चाहे डेनिश ले लो, सारे के सारे आर्थिक कारण तो इनका मेन मुद्दा था ही सही, व्यापार करना और आर्थिक लाभ कमाना। लेकिन ये पुर्तगाली था ना, इनका एक अलग से कारण भी था, वो ये था कि इनका धार्मिक कारण भी था, क्योंकि ये जो लोग थे, यानी कि जो पुर्तगाली थे, वो काफी धर्म को लेकर, अपनी धर्म की राजनीति धर्म को लेकर क्या थे? ज्यादा सहिष्णु थे, ठीक है ना। ज्यादा सहिष्णु, ज्यादा अट्रैक्टिव थे, यानी ज्यादा अग्रेसिव थे। और इनकी जो सबसे बड़ी दुश्मनी थी वो थी मुस्लिमों से, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिमों ने क्या किया था? कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था। तो इसके चलते ये क्या चाह रहे थे कि हम पूर्वी एशिया में जाएं और पूर्वी एशिया में जाके वहाँ व्यापार करें, तथा ईसाई धर्म का एशिया अफ्रीका वगैरह में जाएं और व्यापार करें तथा ईसाई धर्म का प्रचार करें। इसीलिए इन्होंने क्या किया? जैसे गोवा पे अधिकार किया, अब्दुल शाही को हराया, वैसे ही इन्होंने क्या किया? गोवा में तमाम हिंदू मंदिर तोड़ दिए, और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद अनेक गिरजाघर बनाए, तमाम मस्जिदें तोड़ दी इन्होंने। तो ये ज़्यादा क्या थे? ये धार्मिक रूप से भी ज़्यादा सहिष्णु थे, इसीलिए इनका एक धार्मिक कारण भी माना जाता है, ठीक है ना। तो धार्मिक कारण किसके लिए माना जाता है? तो आपसे अगर ऑप्शन में आए तो आप पुर्तगाली चूज करोगे। कौन सा? पुर्तगाली, ठीक है ना। पुर्तगाली काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे धार्मिक को लेकर, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पुर्तगाली गवर्नर। कौन से? पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है ना। जब सरकार को पता चल गया, पुर्तगाली सरकार को पता चला कि पूर्वी एशिया में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध व्यापार है और वहाँ से व्यापार करने में हमारा लाभ ही लाभ है, तो उन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली जो व्यापार था, तो पुर्तगालियों का जो व्यापार होता था, यानी कि अधिकांश जो व्यापार होता था वो किस में होता था? तो हिंद महासागर में होता था। भारत के दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा कहलाता है? तो हिंद महासागर कहलाता है, ठीक है ना। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, बंगाल खाड़ी सब इसके नीचे हिंद महासागर के अंतर्गत ही आती है। तो सरकार ने क्या किया? वहां से गवर्नर जनरल नियुक्त करके कहाँ भेज दिया? भारत भेज दिया। पुर्तगाली सरकार ने क्या किया? यहाँ का जो राजा था, वहाँ के राजा ने क्या किया? द प्रिंस हेनरी, क्या नाम था उसका? द प्रिंस हेनरी था, जो कि द नेविगेशन के नाम से भी जाना जाता था। उसने क्या किया? भारत में गवर्नर जनरल बना के भेज दिया पुर्तगालियों को, ठीक है। तो जो पहला गवर्नर बन के भारत में आया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, ठीक है। और इसको क्या कह के पहुंचाया था? कि इसको ये बोल के पहुंचाया कि आप जाओ, भारत में जाओ, और आपका जो मेन मकसद है वो कौन सा है? कि आपको हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण करना है। यानी कि जो हिंद महासागर, जो कि पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इस वाला ये क्षेत्र है, इस पर क्या करना है आपको? पूरे के पूरे इस क्षेत्र पर, यानी कि हिंद महासागर पर आपको अपना नियंत्रण स्थापित करना है। और जैसे ही हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, तो बाकी के कई राज्यों जो बाकी कॉम्पिटिटर हैं अपने, यानी कि जो अरब तुर्क हैं, इनको अपन आसानी से रोक सकते हैं फिर। तो जो पहला गवर्नर था, यानी कि डी अल्मीडा, इसका एक ही काम था, इसको सरकार ने यही कह के भेजा था कि आपको क्या करना है? तो हिंद महासागर पर आपको कब्जा करना है। कुल मिला के बात यह है कि आपको किस पे कब्जा करना है? हिंद महासागर पे कब्जा करना है। और इसके लिए इसने जो नीति अपनाई थी उसको कहते हैं अपन ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी वास्तव में किसके लिए थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी वास्तव में हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इसने डी अल्मीडा ने अपनाई थी, जो कि पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। अब आइए आगे जानते हैं। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो
समय अगर याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1509 से 1515 तक इसका जो समय है वो माना जाता है। ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। ये भारत में क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इनको जो पुर्तगाली सरकार ने हिंद महासागर के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इन्हें भेजा था, ठीक है ना। इसकी जो पहली नीति अपनाई थी उसे क्या है तो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा अपनाई गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया था, ठीक है ना। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपना ली। इसके लिए इसने क्या किए? 2 युद्ध भी लड़े, ठीक है ना। यानी कि हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने क्या किया? 2 युद्ध भी लड़े। और 2 युद्ध कौन कौन से लड़े? तो इसमें जो पहला युद्ध था वो था चोल का युद्ध। कौन सा था? चोल का। अब एक बात बताइए, आप युद्ध लड़ेगा किससे? युद्ध उन्हीं व्यापारियों से लड़ेगा जो पहले, इनसे पहले क्या थे? भारत में व्यापार कर रहे थे। यानी कि पुर्तगालियों के आने से पहले क्या करते थे? भारत में व्यापार करते थे। इनमें से जैसे कि गुजरात मान लीजिए, गुजरात भी तट पे है, तो गुजरात के व्यापारी क्या करते थे? समुद्री मार्ग से ही कालीकट केरल तक, यहाँ तक समुद्र से अपना व्यापार करते थे। इसके अलावा तुर्क थे, अरब के थे, ठीक है ना। और तुर्की, अरब, मिस्र के लोग थे। तो ये सारे के सारे क्या करते थे? हिंद महासागर से ही अपना व्यापार करते थे। तो अब जब व्यापार ये कर रहे हैं तो झगड़ा भी किन के साथ होगा? इन्हीं के साथ होगा, ठीक है ना। तो जो चोल का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1508 में हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की क्या हुई? हार हुई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चोल के युद्ध में हार गया, ठीक है, जो कि 1508 में हुआ था। और जब इसने युद्ध हारा तो इसमें इसने अपने एक बेटे को भी गंवा दिया, यानी कि इसका एक लड़का भी मारा गया। किसमें? ये चोल के युद्ध में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ 1509 में एक और युद्ध लड़ा इसने। उसने अब पुत्र के गुस्से में था, पुत्र मारा जा चुका था, तो अब पुत्र के गुस्से में था तो काफी ज्यादा गुस्सा है, तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसे। तो 1509 में क्या हुआ? इसने एक युद्ध और लड़ा जिसे कहते हैं अपन दीव का युद्ध। क्या कहते हैं? दीव, दमन दीव, ठीक है ना। दमन दीव या दीव का युद्ध कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था? इसके खिलाफ जो था वो संयुक्त बेड़ा था, मुस्लिमों का संयुक्त बेड़े से इसका युद्ध होना था। किससे? मुस्लिमों के संयुक्त बेड़े से। उसमें कौन कौन शामिल था? तो अरब थे, मिस्र के लोग थे, तुर्क थे और गुजराती शासक भी थे, ठीक है ना। गुजराती शासक भी थे। तो जब इसने युद्ध लड़ा तो इसमें क्या हुआ? इसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को हरा दिया। क्या कर दिया? संयुक्त मुस्लिम बेड़े को हरा दिया, ठीक है ना। संयुक्त मुस्लिम बेड़े को हरा दिया। पहले ही चोल के युद्ध में ये हारा तथा दीव के युद्ध में क्या हुआ? ये संयुक्त मुस्लिम बेड़े को हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी ये हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था। बस इतना याद रखना है कि इसके बाद भी ये हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था। और इसने जो पॉलिसी अपनाई थी हिंद महासागर के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए, वो कौन सी थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्या था? भारत में पहला गवर्नर जनरल था। कहाँ का? पुर्तगाल का, ठीक है। इसके बारे में जानने लायक बातें यही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन दूसरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन सा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इतना लंबा याद नहीं हो तो अल्बुकर्क के नाम से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, अगर क्वेश्चन आएंगे तो 90% चांस है कि इसी से आएंगे, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क से। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। इसे भारत में क्या? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को इसे भारत में पुर्तगालियों का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो डी अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? तो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पहला यही लाइन बन गई कि इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसको माना जाता है? तो डी अल्बुकर्क। इसका समय अंतराल कितना है? तो 1509 से 1515 या 1528 तक इसका समय है, ठीक है ना। तो इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया इसने? हुरमुज, गोवा और मलक्का, ठीक है ना। इसने हुरमुज, गोवा और मलक्का को क्या किया? अपने नियंत्रण में ले लिया। इसने गोवा को जीता था 1510 में। कब जीता? 1510 में। 1511 में मलक्का और 1515 में हुरमुज को जीत लिया, ठीक है ना। ये क्षेत्र इधर ही आते हैं, जैसे
मलक्का, हुरमुज नहीं हुरमुज, मलक्का और गोवा, इन क्षेत्रों को क्या कर लिया इसने, जीत लिया। तो जब इस क्षेत्र को जीत लिया इसने, तो इसका जो नियंत्रण था अब इस पूरे हिंद महासागर पर हो चुका था। किस पे हो चुका था, पूरे हिंद महासागर पर हो चुका था इन तीनों को जीतने के बाद में। कौन कौन से, हुरमुज, गोवा और मलक्का। इसने क्या किया, हुरमुज, गोवा और मलक्का पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे क्या हो गया, हिंद महासागर पर इनका वास्तविक नियंत्रण आ गया। इन तीनों जगहों को जीतने के बाद में क्या हो गया, हिंद महासागर पर इनका वास्तविक नियंत्रण आ गया, यानी कि अब इनके बिना हिंद महासागर में पत्ता भी नहीं ला सकता कोई, ठीक है ना। इनका पूरी की पूरी 1500 लेके 16वीं तक, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक इनका डंका बजता था, ठीक है ना, हिंद महासागर में पुर्तगालियों का, क्योंकि इनके बिना कोई भी जहाज वहां से गुजर ही नहीं सकता था, क्योंकि इनका जो नियंत्रण था वो पूरे हिंद महासागर पर हो चुका था। और वो किसने किया था, तो अल-बुकर्क ने किया था। किसने, अल-बुकर्क ने किया था, ठीक है। अल-बुकर्क ने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था कार्टाज आर्माडा काफिले सिस्टम। कार्टाज आर्माडा काफिले सिस्टम, ठीक है, कार्टाज आर्माडा काफिले सिस्टम। कार्टाज का मतलब होता है परमिट। क्या होता है, क्या होता है, परमिट। क्या होता है, परमिट। और आर्माडा का मतलब होता है जंगी जहाज। क्या, जंगी जहाज, जंगी जहाज, जंगी जहाज या परमिट। और इसका मतलब क्या होता है, परमिट, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, अगर यदि आपको दिखा रहा हो तो नहीं दिखा रहा हो तो ठीक, नहीं दिखा रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। कार्टाजा का मतलब होता है परमिट और आर्माडा का मतलब होता है जंगी जहाज, और काफिले मतलब सिस्टम। काफिले यानी कि जो काफिले निकल के जाते हैं ना, उनको काफिले बोलते हैं। तो इसने क्या किया, कार्टाजा आर्मिडा काफिले सिस्टम, इसने क्या किया, एक नीति अपनाई। इससे हुआ ये कि जो भी आप हिंद महासागर से जो भी आप जहाज निकल रहे हैं, यानी कि जो भी जहाज निकल के जाएंगे, चाहे वो व्यापारिक जहाज हो, चाहे वो जंगी जहाज हो या युद्ध करने वाले वो जहाज हो, उनको क्या करना पड़ेगा, अब इनसे परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट लेने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, आप बस इतना याद रख लीजिए, आप किसको उदाहरण मान के चलिए, आप व्यापारिक जहाज़ों को उदाहरण मान के चलिए, ठीक है ना। जैसे कोई व्यापारिक जहाज है, उसको क्या करना है, हिंद महासागर से गुजरना है, यानी कि वो अरब से आ रहा है वो जहाज, और भारत के कहाँ पहुंचना है, कालीकट पे पहुंचना है या गोवा पहुंचना है उसको व्यापार करने के लिए। तो उसको क्या करेंगे, ये जो उनको उस जहाज को क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इनसे परमिट लेनी पड़ेगी। क्या, इसको परमिट देगा ये, और परमिट के बदले वो उनसे क्या लेता था, रकम लेता था, यानी कि धन लेता था या शुल्क लेता था, जितना भी उसने लगाया हो, 100, 500, 200, 300 जितने भी उसको पैसे लेने हो वो लेता था, ठीक है ना, पुर्तगाली। और उसको साथ में क्या करता था, जब वो जहाज जैसे ही वो हिंद महासागर में प्रवेश करता था, तो उसके साथ में वो क्या कर देता था, अपने जंगी जहाज़ों को साथ में लगा देता था। यानी कि कोई भी जहाज जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो व्यापार करने के लिए जा रहा है, तो उसके साथ में दो तीन जहाज क्या कर देता था, अपने तैनात कर देता था, जिससे कि ये कोई होशियारी ना दिखा सके, और बोल देता था कि हम तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं भाई, हम तो तुम्हारी सुरक्षा के ही पैसे ले रहे हैं तुमसे, तो परमिट के थ्रू पैसे कमा लिए। और यदि कोई होशियारी करे तो जंगी जहाज चल रहे हैं साथ में, वहीं पे कहीं खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने यही सिस्टम अपनाया था। तो काफिले मतलब जो काफिला गुजरता था ना जहाजों का, उससे ही है। तो कार्टाज आर्माडा काफिले सिस्टम किसने अपनाया था, तो अल-बुकर्क ने अपनाया था। इसके चलते ये क्या करता था, इसके चलते जो जहाज थे उनको परमिट लेना पड़ता था, इसके बदले ये सुरक्षा प्रदान करने का नाटक करता था, ठीक है ना, और उससे शुल्क लेना था, ठीक है, शुल्क लेता था। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि अल-बुकर्क ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, वो किसको बनाया था, तो कोचीन को बनाया था। कोचीन कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कोचीन को क्या बनाया था, इसने अपनी राजधानी बनाया। इसने एक नीति अपनाई थी, देख लो कितने चालू होते हैं दिमाग से, शातिर व्यक्ति देखिए पुर्तगालियों को, कि इसने क्या किया, अस्थायी आबादी, यानी कि स्थायी आबादी, यानी कि वहीं पे निवास स्थान पे मतलब स्थायी आबादी बना लिया। अभी क्या थे, ये अस्थायी थे, कहीं का राजा चाहता तो इनको भगा सकता था। अगर भारत का जो दिल्ली सल्तनत थी उस समय, तो दिल्ली सल्तनत का राजा चाहता था तो वो अपने साथ भगा सकता था, यहाँ लोगों से घुल मिलने के लिए, यानी कि भारतीय लोग क्या करें, हमको अपना समझे। इसके लिए इसने क्या किया, पुर्तगाली लोग थे, यानी कि जो पुर्तगाली पुरुष थे, उनको प्रोत्साहित किया कि आप क्या करिए, भारतीय लड़कियों से शादी करिए। क्या करिए, भारतीय लड़कियों से शादी करिए, ठीक है ना। तो भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए किस पुर्तगाली गवर्नर ने
पुर्तगाल के लोगों को प्रोत्साहित किया था, ठीक है ना। कुछ भी इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था। इसका मेन मकसद यही था कि अगर हम इनसे शादी कर लेंगे तो ये जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर लेंगे, हमें अपना लेंगे और हमें अपना समझने लगेंगे या हमारा सहयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या किया था, इसने क्या किया था, इसने स्थायी पुर्तगीज आबादी को बसाने के लिए अपने पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है ना। तो किसने प्रोत्साहित किया था, तो डी अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया था। और राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कोची ने बनाई थी। इसके बाद आते हैं, अगला है नीनो डी कूना। कौन, नीनो डी कूना, नीनो डी कूना, ठीक है ना। ये तीसरा गवर्नर है। ये 3 गवर्नर ही है प्रमुख रूप से, छोटा सा है यार। 1529 से लेके 1538 तक, ठीक है 1529 से 1538 तक। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। अगर क्वेश्चन यहाँ से कभी आएगा तो 2 चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। मेनली तो एक ही है, वो ये है कि इसने अपनी राजधानी को कोचीन से हटा के कहाँ शिफ्ट कर दिया था, गोवा शिफ्ट कर दिया था। कहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो गोवा शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। इसने, क्योंकि गोवा को किसने जीत लिया था, तो अल्बुकर्क ने जीत लिया था। गोवा को 1510 में किसने जीता था, तो अल्बुकर्क ने जीत लिया था। तो जिसके चलते अब ये क्या करेगी, यानी कि ये जो नीनो डी कूना है, इसने क्या किया, कोचीन से राजधानी को हटाए कहाँ शिफ्ट कर दिया, गोवा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो गोवा, तो अपनी राजधानी को स्थानांतरित किसने किया था, कोचीन से राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, गोवा तो नीनो डी कूना ने किया था, ठीक है। इसने 1535 में क्या हुआ, इसने 1535 में जो दमन द्वीप है आजकल, ठीक है ना, जिन्हें अपन केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो दमन पे द्वीप पे कब्जा किया 1535 में और दमन पे किया 1559 में। कब किया, 1559 में दमन पे और 1535 में द्वीप पे। अगर डेट याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो मैं बार बार मना कर रहा हूँ, इसको याद नहीं रखना है। तो आप बस इतना याद रखनी है कि दमन और द्वीप पर कब्जा किसने किया था, यानी कि अपने पुर्तगालियों के क्षेत्राधिकार मिला लिया। तो किसने मिलाया था, तो नीनो डी कूना ने मिलाया था। इसके अलावा नीनो डी कूना ने एक बात और की थी, एक काम और किया था। क्या किया था, कोचीन से अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया था, तो गोवा शिफ्ट किया था, ठीक है। इतना ही जानना है इसके बारे में। इसके बाद आते हैं पुर्तगालियों के भारत के साथ झगड़े या युद्ध, ठीक है ना, झगड़े या युद्ध। 1510 में क्या, 1510 में अल्बुकर्क, कौन था, अल्बुकर्क, जिसने गोवा जीता था। तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से या यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। इसका नाम क्या था, आदिल शाह या यूसुफ आदिल शाह सुल्तान, ठीक है ना। तो यूसुफ आदिल शाह सुल्तान से बीजापुर के, जो कि कहाँ का शासक था, तो बीजापुर का था। इसने आदिल शाह सुल्तान से क्या कर लिया था, गोवा को जीत लिया था। किसने, अल्बुकर्क ने जीता था। और कब जीता था, तो 1510 में जीता था, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद इसका गुजरात के शासकों से भी झगड़ा हुआ। मैंने बोला था ना कि संयुक्त बेड़े में कौन था, गुजरात भी शामिल था, क्योंकि संयुक्त बेड़े में गुजरात भी व्यापार करता था समुद्री मार्ग से। और समुद्री मार्ग पे अल्बुकर्क ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। यानी कि अल्बुकर्क ने, सॉरी, जो अल्मीडा था वो क्या चाह रहा था कि समुद्री मार्ग पर, यानी कि हिंद महासागर पर उसका कब्जा हो जाए। तो इसलिए संयुक्त बेड़े के साथ में जो मुस्लिम संयुक्त बेड़ा था उसमें गुजरात भी शामिल था। और गुजरात का शासक कौन था, तो बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह के साथ भी इनका क्या हुआ, झगड़ा हुआ था। किसके, या युद्ध हुआ था। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ भी इनका झगड़ा हुआ था पुर्तगालियों का। इसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के समय मराठा सरदार थे कौन, चिन्नाप्पा। कौन थे, चिन्नाप्पा। गुजरात जो बाजीराव प्रथम थे, उनके समय जो उनके सरदार थे या सेनापति थे, उनका नाम क्या था, तो चिन्नाप्पा था। चिन्नाप्पा ने 1539 में क्या, 1539 में वसीन और सालसेट, कौन सा, वसीन और सालसेट का क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया, अर्थात कुटाई कर दी, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों की सबसे पहले कुटाई किसने की, तो चिन्नाप्पा ने की। कौन था, तो बाजीराव प्रथम के सरदार थे, यानी कि सेनापति थे अर्थात, ठीक है ना। तो चिन्नाप्पा ने क्या कर दिया, पुर्तगालियों की जम के कुटाई की। तब जाके वो थोड़ा बहुत शांत बैठे। नहीं तो पुर्तगाली तो यही समझने लगे थे कि भारत में तो कोई है ही नहीं, लूट लो जितना लूट सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेजों की भी कुटाई की हुई है, ठीक है ना। अंग्रेजों को भी कुटाई समय समय पर करते रहते थे, जैसे कि शाहजहां ने कर दी थी, इसके बाद औरंगजेब ने भी उनकी कुटाई की है। तो इसी तरीके से पुर्तगालियों की कुटाई भी किसने की, तो चिन्नाप्पा ने कर दी थी। तो कुटाई तो हुई है इनकी।
फिर जो अंग्रेज थे उन्हें कोटाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था, नकटे थे, ठीक है ना, यानी कि उनकी कोई लाज शर्म नहीं थी, कोटाई होने के बाद भी यहीं डटे रहे। तो उन्होंने तो फिर उसके बाद में उन्होंने कर दी। तो पहले किसने की, तो इनकी कोटाई किसने की, तो चिन्नाप्पा ने, ठीक है ना। चिन्नाप्पा ने क्या किया, 1739 में बसीन के क्षेत्र और सालसेट के क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसके सरदार थे, तो बाजीराव प्रथम के सरदार थे, ठीक है। आज का यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद में देखेंगे अपन मुंबई की कहानी और पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या क्या रहा, जैसे कि उन्होंने तंबाकू वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, ये भी रहा। और इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें कि जो अल्बुकर्क था ना, कौन सा अल्बुकर्क था ना, इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन से पुर्तगाली ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो अल्बुकर्क ने क्या किया था, अपने क्षेत्र में जितने क्षेत्र पर उसका अधिकार था ना उस समय पुर्तगालियों का, उसने क्षेत्र में उन्होंने क्या कर दिया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना। भूल गया था, अचानक से याद आ गया। तो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मुंबई की कहानी, इनके पतन के कारण और इनका क्या बोलते हैं योगदान, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।